हेलो नमस्कार। आप सभी को इजी टैग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के, यानी कि जो टेक्निकल पार्ट बी है उससे रिलेटेड हम टॉपिक लेके चलेंगे। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है उनके सभी टॉपिक करवाते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत नज़दीक है और इस पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले पार्ट में भी है और ये थ्योरी का टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट ऑफ क्लॉक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु। फर्स्ट हम पढ़ेंगे परमाणु। जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हमें परमाणु का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमाणु के बगैर करंट नहीं होती। क्योंकि परमाणु में आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इन सभी से पहले हम परमाणु की बात करेंगे। तो परमाणु होता क्या है, बेसिकली परमाणु क्या है। देखो, परमाणु अति सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो और प्रकृति पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु की। तो परमाणु है तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे परमाणु कहेंगे, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, परमाणु को दूसरी डेफिनेशन से हम ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो, रासायनिक क्रियाओं को जोड़ तोड़ भी करता हो, तो वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब अगली अगर हम बात करें, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। और 1808 में दिया था सन, जॉन डाल्टन ने दिया था। अगली अगर हम बात करें कि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जितने भी लाइव बच्चे आ रहे हैं वो सभी कमेंट करके बताएगा क्या वीडियो और आवाज दोनों क्लियर है क्या आप सभी को। फटाफट बताओ, जितने भी लाइव हैं वो सबके सब बताएं। परमाणु परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये रासायनिक बंधों द्वारा बंधा हुआ होता है, यानी कि ये रासायनिक क्रियाओं में भी भाग लेता है। अगली अगर हम बात करें कि परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा बंधा हुआ होता है। हम वन लाइनर करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी में ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हो तो आपको वन लाइनर से, क्लास के में जो वन लाइनर है उससे आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पढ़ने ही चाहिए हर हालत में। अगली अगर हम बात करें कि परमाणु 3 कण मिलकर बना होता है। परमाणु कितने कणों से मिलकर बनता है, यानी मूल कण बोल सकते हो। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना हुआ होता है।
तीन कण कौन कौन से कण है जो परमाणु को मिलकर बनाया हुआ है, और ये कण आरआरबी जेई में भी पूछा गया है और लोको पायलट में भी पूछा गया है। तो कौन कौन से कण है? अगर मैं फर्स्ट कण की बात करूं इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन, तीसरी अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन्स। अब इन तीनों कणों की बात करें कि ये परमाणु में किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से परमाणु को बनाते हैं, तो इन तीनों कणों की बात करेंगे। तो तीनों कणों की बात करें तो आपके पास में क्या है, देखो तीनों कण कैसे रहते हैं। इन तीनों कणों के बारे में देखेंगे तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे, यानी कि परमाणु की संरचना देखेंगे, तब इन तीनों कणों के बारे में बात करेंगे और इन तीनों कणों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगली अगर हम बात करें इन तीनों कणों की, तो आपके पास में है परमाणु संरचना। अगर मैं आपसे बात करूं परमाणु संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं, क्लास में याद होना चाहिए, और जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो वो बताएगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको रिपीट करके बताऊंगी। ठीक है, अब क्लास में याद रखने का तरीका ध्यान रखना, क्योंकि क्लास जितनी बार आप लाइव क्लास ले रहे हो तो आपको वो डाटा, वो कंटेंट याद रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन वहां से क्या बन सकता है, क्या परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रहता है? नहीं, परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र नहीं रहता है। परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा बंधा होता है। ठीक है, वो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगली अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। लेकिन तुमसे बोले कि परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे? नील्स बोर ने दिया था। सर्वप्रथम परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, ये हमेशा ध्यान रखना। अगली अगर हम बात करें, अगला हर पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ध्यान रखना। अब बात करें कि परमाणु संरचना में तीन कण मिलकर बना होता है, कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो ये तीनों कण परमाणु में किस तरीके से रहता है, कैसे रहता है, हम उसकी बात करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे। तो देखो ये हमारे पास में परमाणु है, ये जो प्लस है ये मेरे पास में केंद्र भाग है जिसको नाभिक बोलते हैं। ठीक है, ये इसके जो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ हैं जिन्हें कोष, कक्षा, सेल, ऑर्बिट बोल सकते हो। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, अगले अगर मैं बात करूं इसके, तो ये आपके पास में क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। देखो तीन कण थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो तीनों की पोजीशन देखोगे, कैसे देखोगे? यहां पे नाभिक के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दो कण नाभिक में रह गए, बचा एक कण। ठीक है, नाभिक में दो कण हो गए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगली अगर मैं तुमसे बात करूं, ये जो वर्ताकार कक्षाएं हैं इसके चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं हैं, इनको आप क्या कह सकते हो? ये क्वेश्चन डीएमआरसी में पूछा गया था कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं को क्या कहते हैं, तो इन वर्ताकार कक्षाओं को कोष, कक्षा, सेल, ऑर्बिट कह सकते हो। ठीक है, तो जो ये कक्षाएं हैं इनको क्या बोलोगे? कक्षा बोलोगे। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार जो कक्ष है, कक्षा बोलोगे, कोष बोलोगे, या इसको आप सेल बोल सकते हो, या इसको ऑर्बिट बोल सकते हो, ये सभी इसी के नाम है। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो उनका भी एक सिद्धांत होता है कि हम कक्षाओं में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरें। तो ये जो सिद्धांत है आपके पास में, ये आप कैसे भरोगे इनमें इलेक्ट्रॉन्स, किस सिद्धांत से भरोगे? और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है आपको। देखो
इलेक्ट्रॉन्स 2n² की सहायता से आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे इन कोशों में। तो देखो नाभिक के जो पास में है n बराबर में क्या है, फर्स्ट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे रटना नहीं है। देखो n बराबर में फर्स्ट है, या इसमें फॉर्मूले में रखो आप, देखो फर्स्ट में रखोगे यानी कि मैं यहाँ पे रख के दिखाती हूँ 2n², यानी कि n बराबर में क्या है आपके पास में 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो देखो नाभिक के जो पास वाला कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। ये जो गोल गोल है ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये मणिया जैसे दिख रहे हैं, ये आपके पास में क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये हमारे पास में n बराबर में क्या है 2। ठीक है, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरें, यानी कि n बराबर में 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 8 भरेंगे। हर परमाणु चाहता है कि मेरा अष्टक कंप्लीट हो, मैं स्थायी तत्व में आऊं। ठीक है, ठीक है, परमाणु पर आवेश कब आता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन्स त्याग या ग्रहण करता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें कि n बराबर में 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि यहाँ पे रखोगे n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुणा करोगे, यानी कि यहाँ पे रखा 2 गुणा 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 18, यानी कि अगले में तुम्हारे पास कितना हो जाएंगे 18। n बराबर में 4 है तो आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि 2n² यानी कि 4 है, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पे इसके पास में 32 हो जाएंगे। ठीक है, 32 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, इनका दूसरा नाम भी है, यानी कि जो नाभिक के पास में है उसका नाम है आपके पास में K, इनका हम दूसरा नाम भी है, यानी कि इसका नाम है K, इसका नाम है L, इसका नाम है M और इसका नाम है N। जैसे आपका भी उपनाम होता है ना कालिया दोड़िया, ऐसे इनका भी नाम है KLMN। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है या K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आपको ऑप्शन दे सकता है 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, L में कितने हैं, M में कितने हैं, N में कितने हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पुट कर सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस फॉर्मूले से भी पुट कर सकता है कि किसी भी परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो कौन से सूत्र की सहायता से भरते हैं, तो कौन सा होता है 2n² होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास में ये जो गोल गोल मणिये से दिख रहे हैं ये आपके पास में क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात आती है कि जब हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हमें टोटली इन तीनों कणों का तो नॉलेज होना चाहिए। तो पहले क्यों ना हम तीनों कणों के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। और सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच, जितने भी लाइव हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो आप बोलना। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों कणों की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक चीज तो तुम्हें जाहिर हो गया है इस संरचना से कि जो कंपटीशन पढ़ रहे हो आपको ज्यादा रामायण नहीं पढ़नी है, टाइम कम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। पहला कंसेप्ट क्लियर कि नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं हैं, उनमें कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहा है। ठीक है, और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इन तीनों कणों के बारे में हम एक टेबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे जिससे आपको एक साथ इन तीनों कणों के बारे में पता चल जाए। इन तीनों कणों के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखो अगला अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो कणों की अगर हम बात करें, इन तीनों कणों को लेके चलेंगे। आवेश ले लेंगे, तीनों कणों के बारे में टोटली बात करेंगे। इन तीनों कणों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कर लिया हमने इलेक्ट्रॉन्स, तो इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, प्रोटॉन्स लेंगे और न्यूट्रॉन्स लेंगे। देखो हमने फर्स्ट बॉन्ड लिया कि Sn,
फर्स्ट कण ले लिया हमने, फर्स्ट कण लिया इलेक्ट्रॉन्स। याद करते हुए चलना है साथ के साथ। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कैसा रहता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स पे कण था, आवेश कैसा रहेगा? नेगेटिव आवेश रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा आवेश रहेगा? ऋणात्मक। और ये आवेश कितना रहता है? -1.6 10 की घात -19 कूलम। देखो पिछले लो के पायलट में आपसे पूछा गया कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा अगर हम बात करें आवेश की खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन्स की खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है इसका? जे थॉमसन। जे थॉमसन इसका खोज करता है। अगला आपसे पूछे कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की द्रव्यमान संख्या क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या है 9.1 10 की घात -31 kg। ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। अगला आपसे पूछे कि इसकी स्थिति क्या है, ये कहां रहता है? तो इसकी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थिति होती है आपके पास में, कहां रहता है? स्थिति यानी कि पोजीशन कक्षा में रहता है। क्या ये फर्स्ट लाइन सभी को याद हो गई? हाँ या ना में फटाफट कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल गया। देखो इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश ऋणात्मक होता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान संख्या है वो 9.1 10 की घात -31 kg होती है। और ये कहाँ रहता है? ये कक्षा में रहता है। दूसरी अगर हम बात करें इससे आगे की, तो इससे आगे में कौन सा है आपके पास में? प्रोटॉन है। प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटॉन सेकंड अगर मैं बात करूं, किसके? प्रोटॉन की। प्रोटॉन। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कैसा रहता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, धनात्मक आवेश रहता है। और इसका मान 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट रहता है। और यही कारण है कि परमाणु प्रकृति में क्या रहता है? उदासीन रहता है। आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे। देखो कितना रहता है? 1.6 10 की घात -19 कूलम। देखो प्रोटॉन के खोजकर्ता दो वैज्ञानिक थे, एक तो था गोल्डस्टीन, एक था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड क्या कहते हैं? रदरफोर्ड कहते हैं कि उन्होंने एक अल्फा प्रकीरण लिया और सोने की पन्नी ली और उस पर प्रहार किया। तो उन्होंने देखा कि इस पन्नी पर मैं प्रहार कर रहा हूं तो ये अल्फा प्रकीरण से एक जगह गुच्छा सा है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक कणों को क्या है? गुच्छा है। तो बोले ये जो गुच्छा है ये बोले क्या है? नाभिक है। और बोले गुच्छे में जो ब्लैक ब्लैक कण से दिख रहे हैं ये क्या है? प्रोटॉन है। केवल नाम दिया था। लेकिन अपने रेलवे में गोल्डस्टीन बहुत बार आया हुआ है, तो गोल्डस्टीन को ज्यादा प्रायोरिटी आप लोग दोगे। तो अगली अगर मैं बात करूं तो इनके खोजकर्ता दो थे। कौन कौन थे? एक तो था रदरफोर्ड और दूसरा था गोल्डस्टीन। ठीक है। अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं तो आपके पास में इसका द्रव्यमान है, अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करूं तो आपके पास में है 6723 10 की घात -27 kg। और ये रहता है नाभिक में। इसकी पोजीशन है वो क्या है? कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। इसकी स्थिति किस में रहे? नाभिक में। थर्ड अगर मैं बात करूं तीसरे कण की, तो तीसरा कण है अपने पास में, तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा रहता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता। आप शून्य आवेश बोल सकते हो, बिना आवेश का बोल सकते हो, उदासीन बोल सकते हो। यानी कि न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश रहता है? न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन रहता है। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने।
प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से भी करवाना, ठीक है। और जो इसकी द्रव्यमान संख्या है वो लगभग आप प्रोटॉन के बराबर भी मान सकते हो, या लगभग आप 6.725 6 भी आ जाता है कई बार, लगभग लगभग बराबर सा ही होता है, ठीक है। और ये भी कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। सबसे ज्यादा आपको खोजकर्ता का नाम पूछते हैं, तो खोजकर्ता का, तीनों कणों के खोजकर्ता का नाम आना चाहिए, और तीनों कणों से क्वेश्चन बनता है तो आप बता सकते हो। तो देखो खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो खोजकर्ता के नाम की क्यों ना हम ट्रिक बना लें, इसका ट्रिक बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम बात करें खोजकर्ता की ट्रिक की, अदरवाइज में मत लेना, जिसको याद हो वैसे ही कर लेना, ठीक है। ठीक है, यानी कि ईंट पर गोलनाच। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और टे का मतलब क्या है, थॉमसन। पे का मतलब है प्रोटॉन, और रे का मतलब है रदरफोर्ड, और गो का मतलब है गोल्डस्टीन, ने का मतलब है न्यूट्रॉन, और चे का मतलब है चैडविक। क्या इन तीनों कणों तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या तीनों कण याद हो गए, यस या नो? फटाफट कमेंट करके बताओ यस या नो। मैं आपका कमेंट देखती हूँ, फटाफट बताओ। दिख नहीं रहा? हेलो आप सभी को, हेलो, सभी को याद हो गए तीनों कणों के बारे में? अब बात करते हैं। देखो जब भी आप पढ़ते हो तो आपको बोला जाता है कि परमाणु उदासीन होता है। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, तो परमाणु उदासीन क्यों होता है, अगला पॉइंट की बात करें। परमाणु प्रकृति में उदासीन होता है। अब बात आती है कि ये उदासीन क्यों होता है, कंसेप्टली देखो। अभी जस्ट हमने तीनों कण पढ़े, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। देखो इस उदासीन होने का रीजन देखना कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। अगला अगर हम बात करें, अब बात आती है आपके ऊपर कि इलेक्ट्रॉन्स पे आप देखो, अब जस्ट हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा आवेश होता है आपके पास में। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव आवेश था और प्रोटॉन पे क्या था, पॉजिटिव आवेश था। अब आप देखो खुद से कि एक व्यक्ति के पास में 5 रुपए उधार है और 5 रुपए उसके पास में, क्या कोई उसके पास में मनी है? नहीं, क्योंकि जीरो है, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और यही कारण है कि परमाणु प्रकृति में क्या है, उदासीन है, ठीक है। रीजन समझ में आया परमाणु प्रकृति में उदासीन क्यों है। अब आपको एक क्वेश्चन उठता होगा, नहीं मैम हमने तो पढ़ा है कि परमाणु धन और ऋण आवेश भी होता है। हाँ भाई, परमाणु धन और ऋण आवेश से रिलेटेड भी है परमाणु। अब बात करते हैं आगे के, इसके आगे के बाद की बात करते हैं कि धन और ऋण कैसी पोजीशन में होता है, कब होता है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर है, परमाणु प्रकृति में उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, और ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और यही कारण है कि परमाणु प्रकृति में उदासीन होता है। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? अगला कंसेप्ट की बात करें तो देखो आगे की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट होगा। अब बात आती है कि परमाणु पर दो प्रकार का आवेश होता है, आवेश के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि परमाणु पर कितने प्रकार का चार्ज होता है, परमाणु पर दो प्रकार का आवेश होता है। इसको समझने की कोशिश करना। आवेश होता है, ये दो प्रकार का आवेश कौन कौन सा होता है भाई?
परमाणु पर दो प्रकार का आवेश होता है। ये आवेश कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है धनावेश, यानी कि धनायन या पॉजिटिव चार्ज इसको बोल सकते हो, और दूसरा बोलता है ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज। दूसरा अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, थैंक यू भाई, थैंक यू। दिख नहीं रहा? राधे राधे, राधे मीना दिख रहा है? अब अगली अगर हम बात करें धन आवेश, परमाणु पर धन आवेश कब आता है? देखो, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो उस परमाणु पर धन आवेश आता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है। देखो, इसके एग्जाम्पल भी हम समझाएंगे आपको अभी जस्ट। दूसरा होता है ऋण आवेश, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, मानो हम दो परमाणु हैं, कोई भी, यानी कि मोबाइल और मैं एक परमाणु है। मैंने मतलब मानो कि मैं परमाणु हूं, मैंने अपने रुपए इसको दे दिए, ठीक है, यानी कि मैंने त्याग किया उन रुपए का, ठीक है, मैंने त्याग किया, तो मैं कौन होगी? धनावेश। लेकिन इसने रुपए लिए हैं, तो ये कौन होगा? ऋणावेश। जैसे एक गांव का एग्जांपल ले सकते हो, जो भी कोई रुपए देता है तो वो धनी है, और कोई ग्रहण करता है तो वो क्या है? ऋणी है। तो ये रीजन ही इन परमाणु में है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है वो धनावेश है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करता है वो कौन सा है? ऋण आवेश है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है भाई? प्रकाश, राधे मीना, सभी को समझ में आ रहा है? अगली अगर हम बात करते हैं, ये था परमाणु से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम नाभिक की। नाभिक से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगली अगर हम बात करें नाभिक की, न्यूक्लियस। नाभिक की अगर बात करें तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये आपके पास में क्या था? परमाणु था, और ये जो केंद्र भाग था, परमाणु का जो केंद्र भाग था, वो क्या कहलाता था? नाभिक कहलाता था। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? नाभिक है। इस नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो, डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो नाभिक का जो केंद्र भाग है, ना सॉरी, परमाणु का जो केंद्र भाग है, परमाणु का केंद्र भाग नाभिक कहलाता है। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगला दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसकी सहायता से की थी? अल्फा प्रकीरण की सहायता से की थी। तो दूसरा पॉइंट आपके पास में कौन सा बन जाएगा? कि सर्वप्रथम नाभिक की खोज या नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड ने की थी।
किसकी सहायता से की थी, ये भी पूछ सकता है, अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा प्रकीर्णन की सहायता से की थी। अगला अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट क्या है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और, सभी को साथ साथ याद होना चाहिए क्लास में। लाइव क्लास का आने का मतलब ये है कि क्लास साथ साथ याद होनी चाहिए आपको। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग रहता है। देखो एक बार मैं आपको समझाती हूं, एक बार समझो। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग है ना। अब आप बेसिकली देखो, हमने जस्ट पहले पढ़ा है कि नाभिक में प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, प्रोटॉन पर धन आवेश है, और न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश है, शून्य है। बात मानते हो ना पहला वाला कंसेप्ट देख के कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अगर मैं प्लस और जीरो को जोड़ती हूँ तो तुम्हारे पास में क्या आता है, प्लस आता है। तो बताओ नाभिक कैसी हुई, धनावेशित हुई। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछेगा तो वो कैसे पूछ सकता है कि जो नाभिक पर जो आवेश है वो कौन से कण के बराबर है। ऑप्शन ए प्रोटॉन के बराबर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन के बराबर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप बता सकते हो कि जो वो आवेश वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। तो अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि नाभिक धनावेशित होती है, नाभिक धनावेशित होती है, और यह आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, सभी को समझ में आया। अब अगला और पॉइंट है, एक और पॉइंट है। देखो नाभिक में दो कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कोई भी दो चीज एक साथ रहती है तो उनमें बल कार्य करता है। जैसे आप दो दोस्त एक रूम में रह रहे हो तो आपका आकर्षण बल है, दोस्ती वाला बल है। ऐसे ही नाभिक में भी बल कार्य करता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो इनके अंदर अंतर आणविक बल होता है, जो प्रकृति में बहुत ही प्रबल, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ताकतवर होता है। वो बल जो अंतर आणविक बल होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। और प्रकृति में बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अब अगला अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो देखो आपको नाभिक दिख रही, तो नाभिक का आकार आपको दिख रहा होगा कि नाभिक गोल गोल दिख रही है, वर्त जैसी दिख रही है। तो वर्त जैसी चीजें होती है तो उनकी रेडिएशन त्रिज्या यानी कि व्यास भी होता है। तो देखो अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट के, तो अगला पॉइंट, एक पॉइंट आप ये ऐड और कर लेना कि नाभिक के अंदर अंतर आणविक बल लगता है, और जो प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है, और प्रकृति में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और इससे अगला पॉइंट है, जो हम नाभिक की त्रिज्या और व्यास मापते हैं, नाभिक गोल है भाई तो उसकी त्रिज्या और व्यास भी होगा। तो नाभिक की त्रिज्या या व्यास किसमें मापोगे, फर्मी में मापोगे। फर्मी एक वैज्ञानिक था, उसने अपने नाम से दिया था, ठीक है। किसमें मापोगे, फर्मी में। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेईई में कि एक फर्मी बराबर में कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर होता है। और कई बार ये 14 का भी आंकड़ा आया हुआ है, कई बार डीएमआरसी वगैरह उठाओगे तो 14 का भी आंकड़ा हुआ है, 10 की पावर -14, ठीक है। तो नियर बाई वाला आंकड़ा आपको लेना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला अगर मैं बात करूं, एक फर्मी बराबर में सेंटीमीटर कितना होगा, यानी कि इसका आप 2 कम कर दोगे, -13 सेंटीमीटर। अगर एक फर्मी बराबर में मीटर में बात करोगे तो 10 की घात -12 mm मिलीमीटर में।
अब ये तो थी नाभिक की त्रिज्या और व्यास, लेकिन हमारे पास में परमाणु की भी त्रिज्या और व्यास होना चाहिए। ये तो नाभिक का था, तो परमाणु की त्रिज्या और व्यास एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। तो अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो परमाणु की त्रिज्या या व्यास किस में मापोगे भाई? एंगस्ट्रम में मापोगे। किस में मापोगे? एंगस्ट्रम में। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि आपसे पूछे कि एक एंगस्ट्रम बराबर में कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर में कितना होता है, यहाँ पे पूछे तो 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर में पूछे आपसे कितना होता है, तो 10 की घात माइनस 7 mm होता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो। आगे की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक यही है, पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं परमाणु से, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि कमेंट करके बताओ भाई, आवाज आ रही है क्या सभी को? फटाफट बताओ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का? हाँ सभी का लगाएंगे, आप टेंशन मत लो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेंगे, मेजरमेंट भी लेंगे, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, सिंगल फेज, थ्री फेज, सभी का लेंगे। अगर आपका सहयोग बना रहा तो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आते रहे तो, ठीक है। अगली अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, इससे आगे की बात करें हम परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखो, परमाणु क्रमांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो ये चीज ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है, और इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, इतनी बड़ी डेफिनेशन पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर में प्रोटॉन की संख्या। देखो, अगर हमारे पास में कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु मानो कि X परमाणु है, तो ये जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z, ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। लेकिन यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं A, ये है द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। अगली अगर हम पॉइंट की बात करें, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगला अगर हम बात करें अगला पॉइंट की, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार। आगे के अगर पॉइंट की बात करें तो देखो, अगला पॉइंट है आपके पास में परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन आप लोग कैसे बना सकते हो, किसी भी परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या प्लस में कुल न्यूट्रॉन की संख्या
क्या होगी, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या होगी। यानी कि A बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में, P प्लस में N, ये चीज होगी। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और परमाणु क्रमांक हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है हमेशा बराबर? देखो हमने पहले पढ़ा कि परमाणु उदासीन होता है। देखो एक चीजें समझना, इन चीजों को रटो मत। हमने पहली बार पढ़ा कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन क्यों हुआ? क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर थी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि परमाणु क्रमांक क्या कहता है कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। देखो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि भाई जो हमारे पास में परमाणु उदासीन होता है उस कंडीशन में हमने बोला कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। ये बात हमने पहली इक्वेशन से बात की, ठीक है। दूसरी बात हमने किससे की कि भाई आपके पास में परमाणु क्रमांक की, यानी कि परमाणु क्रमांक जिस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है वो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों इक्वेशन से ये आया उदासीन से, परमाणु की उदासीन की कंडीशन से, और ये परमाणु क्रमांक से है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ करने की कोशिश करूं तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, Z बराबर में P बराबर में E, इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं ना। तो देखो इसमें क्या आया कि किसी भी परमाणु में आपके पास में परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। और क्यों हुआ बराबर? देखो इन दोनों इक्वेशन से, तो ये पॉइंट भी आपको आना चाहिए कि किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम इससे देख सकते हैं, क्योंकि आपसे द्रव्यमान संख्या दे दी, प्रोटॉन दे दिया और न्यूट्रॉन दे दिया। आपसे कई बार पूछ लेता है कि जैसे बहुत बार पूछा गया है, यानी कि आपके पास में कॉपर है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपके सभी को पता होगा कितना होता है कॉपर का परमाणु क्रमांक। अब आपने इसमें पूछ लिया कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, या आपके पास में द्रव्यमान संख्या कितनी है, इस तत्व से पूछ लिया आपको। तो क्या आप बता दोगे? इसका सभी चीज बताने चाहिए। जैसे मैंने ले लिया सोडियम ले लिया, तो देखो आप कैसे बताओगे इन सभी क्वेश्चनों को? देखो यानी कि आप यहां से देखो n बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में, न्यूट्रॉन की संख्या, a माइनस में द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या। आपको पता है कि इस प्रोटॉन के बराबर में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन के बराबर में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो n बराबर में क्या हो जाएगा? a माइनस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बराबर में परमाणु क्रमांक भी है, तो n बराबर में क्या हो जाएगा? a माइनस में z। आप कोई भी इक्वेशन से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसको सोडियम को देखो, सोडियम से रिप्रेजेंट करो, ये मेरे पास में Z है परमाणु क्रमांक और ये A है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर दो, दो चीज तो आपको पता चली गया, दो चीजों का तो आपको पता चली गया ना, कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का तो पता चली गया इन दोनों तत्वों में। तो देखो इनमें क्या है आपके पास में, देखो ये आपके पास में, मैं अगर सोडियम की बात कर रही हूं, पहले सोडियम की बात करूं तो आपके पास में परमाणु क्रमांक 11 रहेगा, और आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या रहेगी? 11 रहेगी। आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या रहेगी? 11 रहेगी। लेकिन आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या A कितना है आपके पास में? 23 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी?
एन ए माइनस में पी कर दो, ए माइनस जेड कर दो, आपकी इच्छा है। यानी कि 23 माइनस में 11, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी तत्व को मैं सोडियम प्लस में करके आपसे पूछूं, प्लस में करके अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो क्या आप बता पाओगे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेम यही चीज आपके पास में किसकी रहेगी? कॉपर की रहेगी। ठीक है, कॉपर से रिलेटेड भी यही रहेगा। ठीक है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 और द्रव्यमान 64। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आप निकाल लोगे जैसे ही हमने इसकी निकाला। अब एक क्वेश्चन और देखो, आप देखो, अगर आपसे बोला कि सोडियम प्लस, अब आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? अगर मैं सोडियम की बात करूं, अब इस पोजीशन में बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो हमारे पास में, आपको पता है कि ये मेरे पास में प्लस है। प्लस कब आता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है। देखो यहां पे मेरे पास में, ये देखो, इसकी मैं सोडियम की परमाणु संरचना देखूं तो ये नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं हैं। तो देखो n बराबर में फर्स्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दो? दो इलेक्ट्रॉन्स भर दो। ठीक है, 2 हो गए। दूसरा, अगर मैं n बराबर में 2 की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरूं? 8 भरूं। और देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 11 थे इलेक्ट्रॉन्स पहले, अगर जो उदासीन था तब उस कंडीशन में 11 थे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे एक प्लस है, प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ 10 है। क्यों है 10? देखो इसने प्लस है, इस पे क्या है? प्लस है। समझ में आया सभी को? क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को भाई? ओके, समझ में आ रहा तो बोलो ओके, नहीं समझ में आ रहा तो आगे वाला वापस से बताएं। अगला देखो, दूसरे एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल ले, यानी कि मेरे पास में क्लोरीन है, ये 17 है और मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस। अब इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? यहाँ पे कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या? अगर मैं इसी को, मैं क्लोरीन की बात करूँ 17 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस एक और है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें? 18 हो गए। भाई एक ग्रहण कर लिया किसी से। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ इस संरचना की, अब ये है मेरे पास में क्लोरीन की, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे? 2 8 10 हो गए और 8 और हो जाएंगे। ये अब क्लोरीन माइनस की साइन है, माइनस वाले का है। कैसे? अब इसमें आप देखोगे तो देखो इस वाली संरचना में अगर हम बात करें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और परमाणु क्रमांक, Z बराबर में क्या है? ये 17 है। ठीक है, Z बराबर में क्या है? 17 है। प्रोटॉन भी कितना रहेंगे? 17 रहेंगे। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। अगर ये उदासीन होता, क्लोरीन 17 होता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 35.5 कर दे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यानी कि जब आप एग्जाम्पल लेके देखते हो ना तो पूरा बेसिक थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, यानी कि यहाँ पे Z बराबर में कितना है? 17, प्रोटॉन बराबर में भी कितना है? 17 है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर में भी कितना है? 17, क्योंकि ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। उदासीन की कंडीशन में कब होता है, ये कंसेप्ट इसलिए बताया है कि कब होता है परमाणु में परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर। बराबर जब होती है जब परमाणु उदासीन होता है, वरना अगर आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? आगे की अगर हम बात करें तो देखो, चलो अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो कल अगर हम बात करेंगे इसका बेसिक कूलाम के नियम की। ठीक है, कूलाम के नियम, क्योंकि आवेश को लेते हुए चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो कूलाम के नियम की बात करेंगे, कूलाम क्या कहता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है आपके पास में कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की अगर मैं बात करूं तो देखो कूलाम क्या कहता है, बेसिक पॉइंट देखो समझो एक बार। कूलाम भाई एक वैज्ञानिक था और उसने बोला था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में
आकर्षण, कूलाम का नियम। सबसे पहले तो इन्होंने ही बताया था कि आपके पास में समान आवेशों में क्या होगा, समान आवेशों में क्या रहेगा, यार प्लस है और ये भी प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दूर भगेगा। जैसे लड़की लड़की की कभी अच्छी दोस्त नहीं होती, वो चीज यहां लागू होती है, ठीक है। और विपरीत आवेशों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब कोई दो समान आवेश, जब कोई दो समान आवेश Q प्लस और Q1 प्लस प्लस में Q2 प्लस, दोनों समान आवेश हैं, समान चार्ज है इन पे, ठीक है, R दूरी पर रखे हुए हैं। ये पिछली बार लोको पायलट में आया था ये क्वेश्चन। इससे डेफिनेशन कैसे बनती है, कूलाम ये कहता है यदि कोई दो आवेश समान प्रवृत्ति के, समान प्रकृति के, समान प्रवृत्ति के यदि R दूरी पर रखे हुए हों तो उन पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिखें तो आपके पास में क्या होगा, इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, तो यानी कि F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पे रहेगा K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। कल हम आवेश पढ़ेंगे तो वापिस से मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कूलाम का नियम, क्योंकि आवेश से रियल इलेक्ट्रिकल चलना स्टार्ट हो जाती है। और आवेश से पहले परमाणु इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको आवेश का पता चल जाए कि आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ही आवेश है, ठीक है। तो कल से कल का टॉपिक है आपके पास में आवेश यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी में कल हम कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।